भी आएगा ना। वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, वेलोसिटी तो फिक्स रहती है, फ्रीक्वेंसी आएगा इसका फॉर्म भाई। क्वेश्चन नंबर 30 बॉम्बे, 31 चेन्नई, 32 सी आना चाहिए, सी आएगा। चलो 33 ठीक है। उन्होंने, एक सेकंड, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स कितनी आ रही है, विथ के ई मैक्स कुछ और आना चाहिए था। वन वन मानो, अच्छा वन से हो रहा है, हाँ वन मान लेना। इसमें लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ के ई मैक्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेना, वन गायब है उसमें फर्स्ट लाइन में। लाइट ऑफ सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminated as a metal and ejected photoelectron with kinetic energy max equals to 1 electron volt and another light of source of lambda by 3, ये दिया हुआ है। इसमें चेन्नई आ जाएगा। चलो 33, 33 का तो चेन्नई हो गया, 34 चेन्नई, 35 आगरा आ गया, 36, 36 चेन्नई आ जाएगा ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रॉन, ये पूछा गया है, चेन्नई आ गया। 37 चेन्नई, बस इतने ही थे। चलो और कुछ था, क्विज थी ना, क्विज। क्विज में कुछ डाउट है क्या, दिखाओ। ऑर्गेनिक वाला तो सर ने डिस्कस कर दिया होगा, नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो 10 तक कोई डाउट है। 11, 12, 13, 14, 15, मॉलिक्यूल पहले वाले ही क्या ले, पहले वाले में आपके आ गया 3 सिग्मा sp2, सेकंड वाला sp, 3 वाला sp2, फोर्थ वाला sp3, 15 वाले में ना। 15 में क्या दिया हुआ है बेटा, 15 में दिया हुआ है अपने पास ऐसे कुछ है ना, अरे CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH3। ये कार्बन कितने सिग्मा बना के रखा है, 3, sp2 ये आ रहा होगा, sp, sp2, sp3 ये आएगा ना। आंसर आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिल्ली, 17 हो गया। चलो 18, अरे बेंजीन नहीं जानते, बेंजीन, अरे ऐसे होता है कि नहीं होता है, हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। कितने हाइड्रोजन, 6, कितने सिग्मा, 12, 12 नहीं गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बताओ क्या दिक्कत, कौन सा, क्या, हाँ क्या डाउट है इसमें, अरे बोलो तब तो डाउट क्लियर होंगे। क्या, कहाँ लिखा कार्बन कार्बन, कुछ नहीं लिखा हो तो क्या बोलते हैं सारे। अब मैं बोला हूँ अपन को क्या चाहिए, एक ऑडियो क्वेश्चन चाहिए, ऑडियो चिल्लाए सारे,
सारे सारे, ओनली कार्बन, ओनली कार्बन। अब आपसे पूछा कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कितने बच्चे हैं, नहीं सर हमने सिर्फ बॉयज काउंट किए हैं। आपने बच्चे, सर हमने गर्ल्स अकेले काउंट किए। बच्चे मतलब सभी जितने भी हैं, अपन को सब सिग्मा बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल में जितने सिग्मा मिलेंगे सबको काउंट करो। अगर ये लिखा होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कितने होते? 6। बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन तो कितने होते? 6। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 12। 12 है क्या? दिल्ली आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 हो, सॉरी 19 हो गया। चलो 20, 21, 50 आ गया ना? 22 तो बताना है। 21 बता दो सर। 21, चलो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ वन। पावर कितनी दी हुई है? 1 m मतलब क्या होता है? माइक्रो, तो मिली मान लो, मिली सॉरी मिली, मिली वॉट। एंड वेवलेंथ इतनी। नंबर ऑफ फोटोन की बात चल रही है ना। ये तो ईटी क्या होता है? पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू एन इंटू ईपी। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? और पावर कितना है बेटा? 1 × 10⁻³ और टाइम कितना है बेटा? 0.1। ये आ गया कि नहीं आ गया? एन इंटू, उन्होंने क्या बोला है? लैम्डा कितने का दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है 1000। 6.63 इंटू 10⁻34। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 1000 इंटू 10⁻⁹। यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब जल्दी से बताओ एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू आएगी, ये 34 होना चाहिए था। चलो पहले अपन निपटा देते हैं। ये 3 है, ये 10⁻⁻6। 6 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 14। 14 इसमें से जाएगा कितना बचेगा? ये सब निपट जाएगा, -20। -20 यहाँ आएगा, +20। ये इन सबको एक साथ रफा दफा करते हैं। ये कितना आ गया? 10⁻⁻4। और ये कितना हो गया? 10⁻20। आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सब खत्म। बचा कितना बेटा? 6.63 इंटू 3। यही आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना बचा? 10⁻16। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 18। और ये 19। ये लगभग 20 बन गया। 16 था ये। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। 100 इंटू 10⁻14। 14 में चाहिए आंसर के 13 में चाहिए? डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया? 50 इंटू 10⁻13। आ गया कि नहीं आ गया? 50 आ गया आंसर, खत्म। अरे हुआ कि नहीं हुआ देखो। चलो 21 निपट गया। 22 बता दो, बता दो। ऑब्जेक्टिव देखते क्या हो जाता है सर? कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता, 4 ऑप्शन नहीं दिखते हैं। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड इतनी जूल एनर्जी इन 10 सेकेंड व्हेन द रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। क्या दिक्कत है? अपन ये मान के चल रहे कुछ नहीं बोला गया तो एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इतने सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने फोटोन निकल आएंगे। अपन होता है कि नहीं होता है भाई? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ये निकालो कितने। ये मैं निकाल सकता हूं क्या? एन इक्वल टू क्या होता है? ई टोटल अपॉन ईपी। यही आता है कि नहीं आता है? 100 जूल एनर्जी है तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? ये आएगा 1000। 1000 है ना? 1000 जूल।
पर सेकंड निकालना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बताओ 10 सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है? 10 सेकंड में जा रही है 1000 जूल, तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 100 जूल। बस 100 लेना है यहाँ पे, अपन ये पर सेकंड निकालना है। भाई 10 सेकंड में मेटल कितना रिसीव कर रहा है? 1000 जूल, तो 1 सेकंड में कितनी करेगा? 100 जूल। बस 100 डिवाइडेड बाय ईपी, और ईपी क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगा 1000 इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। तो लैम्डा कितना है? लैम्डा है अपने पास 400, 400 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय सी कितना दिया हुआ है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर 8। ये एन आ गया। सॉल्व कर लो इसको। आया कि नहीं आया? आ गया लगभग। ये अभी अपन ने सॉल्व किया था, ये 20 बनता है। अरे 20 बनता है कि नहीं बनता है? अभी तो किया था सॉल्व। 20 ये बन गया, ये निपट गया। ये कितना आ गया? 20 ये आ गया। पावर कितनी हो गई बेटा? ये कितना हो गया? ये अपने पास बचा कितना? 26। 26 ऊपर जाएगा, 100 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -20 +26। +26 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 17। 17 बचेगा ना? 17, 17, 18, 19, 20। 2 इंटू 10 की पावर 20। वाह, यही तो पूछा है आंसर। देखो ये दिया हुआ है, ये इसको क्या लिख दिया उन्होंने? x। आंसर क्या पूछ रहे हैं? x इंटू 10 की पावर 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2 आ गया, खत्म हो गया। कैलकुलेशन भी नहीं है यार, ये तो बन जाने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 23। कितने आ रहे हैं? 4। ये तो याद होगा, ये तो याद होगा। याद था कि नहीं था? इसलिए मालूम, ये इसलिए डाला था कि जो याद होगा वो कर ले जाएंगे, जो नहीं होगा वो भी कर ले जाएंगे, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। क्या रहा आंसर इसका? 4। 4 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 24। 10 गिन लिए काउंट? सिग्मा बॉन्ड 10 आ गए ना? हाइड्रोजन के भी काउंट करने हैं। सिग्मा मतलब सिग्मा 25। अरे अब देखो, इतनी देर से डिमांड कर रहे थे सर कार्बन कार्बन के बीच के चाहिए, तो कार्बन कार्बन के दे दिए सर, वो भी बता। अरे ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है देखो। अरे यही बनाया कि नहीं बना? सही बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं बनाया सर, अभी डबल बॉन्ड रह गए। यही है कि नहीं है? चलो गिनना चालू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। गिने इसको? नहीं, कार्बन कार्बन चाहिए। 14, 14, 15, 16, 17। क्या दिया आंसर? 18 दिया है? 17 ही दिया ना? देखो। अच्छा अगर टोटल बोलते तो? शांत शांत हो जाओ। टोटल टोटल सिग्मा बोलते तो? 17 तो गिन ही चुके हैं, अब और पकड़ लो। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा आपको एक यहाँ, एक इसकी चारों वैलेंसी खत्म। एक यहाँ, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। 7, ये खत्म, ये खत्म। 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 13 हाइड्रोजन, 14। 14 किसके? हाइड्रोजन के। एक ऑक्सीजन का ये आया था। ये टोटल आते किसके हैं? ये है कार्बन कार्बन के बीच के, ये है कार्बन हाइड्रोजन का, और ये है कार्बन ऑक्सीजन का। समझ में आ गया? चलो तो
और कोई डाउट है? समझ गया ना? सिंपल है एकदम, मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, उसको अपन क्या करो, नॉर्मल कार्बन कार्बन लिख लो, कैसे भी करके बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, जो काउंट करना है वो नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, अपने पास कंडेंस या कंप्रेस है तो उसको क्या करो, आप कार्बन कार्बन में एक्सप्रेस कर लो, फिर आप काउंट करना चालू कर लो। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? बोर बोर बता दिया था? नहीं नहीं, बोर तक अपन पहुंचे थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल। समझ गए ना? बोर ने बताया था, बोर बहुत शातिर साइंटिस्ट थे। जैसे अब हो, ऐसा हो कि भाई मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया में रहना है तो चुपचाप ये बात माननी पड़ेगी, तब इंडिया में रह पाओगे। उन्होंने बोला कि ये मानना पड़ेगा, ये चीज़ है तो है। तो उन्होंने बोर्ड ने भी क्या बोल दिया, कोई चीज चपाट नहीं करेगा, जो बोला गया है वो पहले ये एज्यूम करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन उठाना है। तो बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड ने क्या किया, जितने भी पॉइंट थे यहाँ वहां से मिल रहे थे, असेंबल कर दिए उनने अपने। जितने भी पॉइंट थे ना, जितने भी अभी तक स्टडी हुई थी, बोर्ड ने कोई ज़्यादा कुछ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करके मॉडल नहीं दिया था। बस उन्होंने देखा कि भाई यार मार्केट में ये चल रहा है, यहाँ तक एटम तक हम पहुँच चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुका है मार्केट में, प्रोटॉन आ चुका है, न्यूट्रॉन आ चुका है, सबका यूज़ करके उन्होंने एक ऐसा मॉडल दे दिया कि उस समय सभी फैक्ट को एक्सप्लेन कर सके। इस टाइप का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। तो अपन ने देखा था सबसे पहले किसने दिया था, जे थॉमसन। फिर कौन आए थे, रदरफोर्ड को मैक्सवेल ने निपटाया। फिर उन्होंने क्या किया, बोर्न ने क्या किया, सबका कंक्लूजन अपने मॉडल में डाल दिया। पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या था, उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। बोर का पहला पॉइंट क्या था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड रहेंगे, न्यूक्लियस पे, और वो न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, सेंटर पे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, और उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये उन्होंने बोल दिए। पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन situated at the center of atom and this center is known as nucleus। पहला पॉइंट लिखो, पहला postulate क्या था, all the positive charge and neutrons are situated at the center of atom and this center is known as nucleus of atom। all the positive charge and neutrons are situated at the center of atom and this center is known as nucleus of atom। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, सेंटर पे रहेंगे, और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोल दिया कि भाई ये बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो जुगाड़ कर दी, बता दिया सेंटर में रहेंगे। सेंटर, इस सेंटर को क्या बोला बेटा, न्यूक्लियस। इस सेंटर को उन्होंने क्या बोल दिया, इस सेंटर को उन्होंने बोल दिया क्या, न्यूक्लियस। ये जो सेंटर है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये बोल दिया उन्होंने। अब उनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो सेकंड पॉइंट पे उन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट पे उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। सेकंड पॉइंट क्या है,
ये उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, ये न्यूक्लियस हो गया। पूरा का पूरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। सेकंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। This circular path is known as energy level, known as energy level. This circular path is known as energy level. ये जो सर्कुलर पाथ हैं, इनको उन्होंने क्या बोला? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इनको उन्होंने क्या बोला? ये जो है एनर्जी लेवल, सेल और ऑर्बिट। एनर्जी लेवल बोला, सेल, इनको सेल भी बोल सकते हैं, इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल और सेल हैं, इनको उन्होंने नाम दिए। जो सबसे पहला वाला है उसको क्या बोला? के, एल, एम, एन। के, एल, एम, एन उनको उन्होंने नाम दे दिया। सबसे नजदीक वाला कौन सा है? के, फिर एल, एम, एन, ऐसा उन्होंने नाम दिया। सेल नंबर के को के, और यहाँ पे क्या दिया बेटा? सेल नंबर। के को क्या बोला उन्होंने? 1। एल को क्या बोला उन्होंने? 2। एम को क्या बोला? 3। एन को क्या बोला? 4। इस टाइप से उन्होंने नाम दिया। सबकी जुगाड़ कर दी उन्होंने। क्या बोल दिया? सेंटर में कौन है? सेंटर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या बोला? अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द फिक्स सर्कुलर पाथ एंड दिस सर्कुलर पाथ इज नॉन एज एनर्जी लेवल, सेल और ऑर्बिटल। एंड इलेक्ट्रॉन, उसी में लिखना कॉमा लगा के, इलेक्ट्रॉन does not lose the energy when revolve in this circular path। अगर इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी व्हेन रिवॉल्व इन दिस सर्कुलर पाथ। अब ये पॉइंट क्यों दे दिया? मैक्सवेल को दिखा दिया, यहाँ चीचपाट नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो तुम्हारा लॉ नहीं लगेगा। मैक्सवेल ने क्या बोला था? पॉजिटिव नेगेटिव सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी लूज करके मिक्स कर जाएंगे। कॉमन सेंस है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और पॉजिटिव नेगेटिव अगर अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे रिवॉल्व कर 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 कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोल दिया? ये सर्कुलर पाथ चमत्कारिक सर्कुलर पाथ है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं नहीं जाने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, क्योंकि ये एनर्जी लेवल ऐसे लेवल हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज नहीं करेगा या कोलैप नहीं करेगा। ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये ऐसा क्यों? बोला नहीं, एजम्पशन है, ये मानने पड़ेंगे। तो हमने ये, उन्होंने बोला कि जब भी आप मेरा एटॉमिक ऑर्बिट और एटॉमिक और वो पढ़ोगे मॉडल, तो आपको ये ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिटल है, इनको क्या मानना पड़ेगा? आपको स्टेबल एनर्जी, स्टेबल सेल, स्टेबल लेवल बोलते हैं इनको, या फिर क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन इनमें रहेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। जो था ना मैक्सवेल का कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसे ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे ऐसे करके कोलैप कर जाना चाहिए, तो वो पॉइंट उन्होंने खत्म कर दिए। ये क्या है? ये क्या है? स्टेबल सेल हैं, या फिर बोल सकते हैं ये एनर्जी लेवल क्या है? स्टेबल एनर्जी लेवल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपकी अपनी एनर्जी लूज करके एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर कोलैप नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला, कौन सा? सेकंड था कि थर्ड था? सेकंड, सेकंड, चलो सेकंड। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या है? पूरा का पूरा जो माल है पॉजिटिव और न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? सेंटर पे।
और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ये सर्कुलर पाथ ऐसे है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना भी रिवॉल्व करता रहे वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेगा अगर इन ऑर्बिट या इन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिट करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। देखो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस when electron lose or gain the एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा तो ट्रांजिशन क्या होगा, वन लेवल टू another level. When transition of electron take place only when it lose gain the energy. Transition of electron take place from, यहाँ पे लिखना, one cell to another cell only when it lose or gain the energy. ये लिखना पूरा। Transition of electron take place from one cell to another cell when it lose or gain the energy. अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांजिशन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। अब वो कैसे होगा वो अपन देखने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक सेल में फंसा है तो वहीं फंसा रहेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। वो जाएगा तो या तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, या तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। अब इस पॉइंट को अपन करने के लिए, इस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये बताया कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, और उन्होंने क्या बोला, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये एक पॉइंट था, वो अपन लिखना भूल गए, फिर भी लिख लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन moves away from nucleus, energy of electron will increase। ये भी उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि एनर्जी के बारे में, इसी में आप ले सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस। तो अब इस पॉइंट को अपन देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, अच्छा आप ही बताओ, जैसे मैं आपसे बोला हूँ कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, ऐसा है कि नहीं है? ये 1 सेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मुझे बताओ एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3 कौन सी ज़्यादा होगी? न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। ऐसा ऑर्डर अपने पास चलेगा, ये हमेशा होता है। सबसे कम एनर्जी कब रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहेगा। उससे ज़्यादा एनर्जी कब रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, थर्ड सेल में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस। तो आपसे बोले कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में रिवॉल्व कर रहा है, एक थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी, थर्ड वाले के पास। तो ज़्यादा रहेगी थर्ड के पास। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है पूरा का पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। अब इस पॉइंट को अपन देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो वो तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। अच्छा आप ही बताओ, ये जो पास में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लोअर एनर्जी लेवल, और जो दूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल। जो पास वालों को क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, जो नियर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। जैसे
n इक्वस टू 1 और n इक्वस टू 2, तो ये 1 को क्या बोलोगे लोअर एनर्जी लेवल, 2 को क्या बोलोगे हायर एनर्जी लेवल। n की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हम क्या बोलते हैं, जो दूर वालों को क्या बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल। जैसे मान लो मेरे पास 2 सेल है, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं थर्ड को और फिफ्थ को, फिफ्थ क्या कहलाएगा हायर एनर्जी लेवल और सेकंड वाला क्या कहलाएगा लोअर एनर्जी लेवल। तो अब आप मुझे बताना, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन आपका n1 से n2 जा रहा है, मान लो ये आपका लोअर एनर्जी, या फिर इसको ऐसे छोड़ो, आप ही बताओ, ये 2 से 3 पे ट्रांजिट कर रहा है, तो मुझे बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि एनर्जी एमिट होगी, सोचो पहले। 2 पे ज्यादा एनर्जी है कि 3 पे, और 3 पे ज्यादा एनर्जी है तो भाई ज्यादा वाले पे जाना पड़ेगा, तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी, और एनर्जी बढ़ाने के लिए वो एब्जॉर्ब करेगा कि एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो आप यहां पे हो, यहां पे 10 है, आपको पहुंचना है 20 वाले पे, तो क्या करोगे आप, कहीं से 10 और लेके यहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। मान लो इस लेवल पे 10 है, आपको 20 वाले पे पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेके ही तो आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तभी तो आपकी 20 हो पाएगी। तो यहां पे क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा, या तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पहला पॉइंट। और इलेक्ट्रॉन अगर हायर टू लोअर लेवल आ रहा है, एब्जॉर्ब करेगा कि एमिट करेगा, एनर्जी क्या करेगा बेटा, एमिट करेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर, मतलब यहां से उठ के, लोअर से हायर मतलब यहां से उठ के कहां जा रहा है बेटा, यहां कहीं जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर मान लो वो हायर से कहां आ रहा है, लोअर, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब मान लो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये फोटोन के थ्रू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ईपी, और निकल के वहां भागेगा। और अगर ये यहां से यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसका मतलब क्या है, निकलना, एमिट करना। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा, जैसे मान लो आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको 100 रुपये चाहिए पड़ते हैं, और एक आप ऐसी जगह पे आ रहे हो जहां पे 20 रुपये चाहिए, तो बाकी 80 रुपये क्या करोगे, आप किसी को दे के चले जाओगे, तभी तो आप यहां पहुंच पाओगे। तो अगर आप हायर से लोअर पे जाओगे तो आप क्या करोगे, 80 रुपये बाहर निकाल दोगे, दे दोगे किसी को, एमिट कर रहे हो। और उल्टा सोचो, अगर आप 20 से 100 वाले पे जा रहे हो तो 80 रुपये कहीं से लेने पड़ेंगे, तब तो आप 100 वाले पे पहुंचोगे, तो क्या करोगे, आप एब्जॉर्ब करोगे। तो अगर हम, बोर्ड ने क्या बोला है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे सेल है, नंबर ऑफ सेल, लोअर वाले की एनर्जी कम है, पहले वाले की एनर्जी दूसरे वाले से कम है, दूसरे वाले की तीसरे से कम, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब आप खुद सोचो कि आप अगर हायर से लोअर, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप यार अभी 10th सेल में हो, आप आ रहे हो 8th सेल में, किसमें एनर्जी ज्यादा थी, 10th में ज्यादा थी कि 8th में, 10th में। 10th में एनर्जी ज्यादा है, 8th में कम है। अगर आप ज्यादा वाले से कम में आओगे तो एनर्जी वापस निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी निकालने को क्या बोलते हैं, एमिशन या एमिट करना। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो एनर्जी एमिट करेगा। और अगर वो लोअर से हायर जा रहा है तो, लोअर से हायर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लोअर से हायर जाएगा तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जैसे आप मान लो यहां बैठे हो, यहां पे आप बैठे हो, यहां पे मान लो यहां पे बैठने के लिए फिक्स है कि भाई 100 रुपये चाहिए। अब एक रूम ऐसा है वहां पे बैठने के लिए 200 रुपये चाहिए। अब आपसे बोला जाए कि तुम 200 रुपये वाले रूम में जाओ, तो क्या करोगे आप, कहीं 100 रुपये लाओगे कि नहीं लाओगे जुगाड़ करके। तो आप किसी बंदे को पैसे दोगे कि उस बंदे से पैसे लोगे, लेंगे, हम उधार लेंगे। लेने को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, लेना। और मान लो इस रूम का 100 रुपये किराया, बगल में एक रूम है जिसमें 50 रुपये लग रहे हैं। अब आपसे बोला कि तो आपको उस रूम में बैठना है, तो आप क्या करोगे,
100 में 100 जो है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 में। 100 से अगर 50 में जाना है तो 50 रुपये किसी को देना पड़ेंगे कि नहीं देना पड़ेंगे, तभी तो आपके पास 50 बचेंगे। तो यहाँ पे कितना है बेटा, अगर आप 100 वाले से 50 वाले में जाओगे तो आपको 50 रुपये कहीं लूज करने पड़ेंगे, किसी को देने पड़ेंगे। और देने को, लूज करने को क्या बोलते हैं या देने को क्या बोलते हैं, एमिट करना। देना मतलब एमिट करना। तो हम हमेशा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर मुझे एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी मेरी एनर्जी बढ़ेगी और मैं वहां पहुंचूंगा। और अगर मैं हायर एनर्जी पे हूँ, लोअर पे पहुंच रहा हूँ, तो लोअर पे अगर मैं पहुंचूंगा तो मेरे पास जो जितनी एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है वो बाहर निकालनी पड़ेगी, तब मैं वहां पहुंचूंगा। तब क्या बोलोगे, एमिट कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो एनर्जी एमिट करेगा। अब बात आएगी सर कितनी एब्जॉर्ब कितनी एमिट, तो आप बताओ। एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट किसके बराबर होगी, एग्जैक्ट डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसके बराबर। मान लो ये तो अपन ने देख लिया, एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट दिए थे उन्होंने। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, तीसरा वो एनर्जी पे भर भर के दे रहा है, एनर्जी एनर्जी। उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही है। अगर आप न्यूक्लियस से दूर है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के अगर कोई पास में है तो उसकी एनर्जी कम है। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करके मुझे हायर पे पहुंचूंगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर मान लो अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हायर पे और लोअर पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी को कम एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कम एनर्जी में कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एमिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इमिशन होगा। अब जब भी ट्रांजिशन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी कि नहीं होगी। तो अपन लोग क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं अपन ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो हम बेटा 3 से 2 पे जा रहे हैं तो हम 2 की एनर्जी लेंगे, 3 की एनर्जी लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसी के बराबर आएगा। ये जो है ये किसके बराबर होगा बेटा, अपना। और ये जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो इन जनरल क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा या फोटोन एमिट होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ईपी। इसको अपन क्या ले लेते हैं, इसका अपन मॉड ले लेते हैं। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन ने ये मॉड ले लिया। एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव आएगा, एमिट होगा तो नेगेटिव आएगा। इसलिए क्या होगा, जो भी एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। किसके डिफरेंस के बराबर होगा, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा है कि मान लो यहाँ पे बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो इसका हो गया आपका -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा, -13.6 है कि -10 बड़ा है, -10 बड़ा है। इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3.6। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो 3.6 का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, 3.6 से कम ना 3.6 से ज्यादा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी, ये उन्होंने बोला। आप जब भी आप ट्रांजिशन करोगे तो एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर। मान लो एक सेल और दूसरे सेल के बीच का डिफरेंस 10 जूल है, अगर मुझे यहां से यहां पहुंचाना है ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा, ईमानदार इलेक्ट्रॉन। कैसा है इलेक्ट्रॉन, ईमानदार, ना ज्यादा ना कम। अगर आपको कहीं भी पहुंचाना है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं अभी इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड सेल पे है और मुझे 5th सेल पे पहुंचाना है, और दोनों का डिफरेंस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एग्जैक्ट 20 देनी पड़ेगी। जब भी मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ना कम से काम चलेगा ना ज्यादा से काम चलेगा। समझ में आया, क्या देना पड़ेगा, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फोटोन के फॉर्म में। अगर वो लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और लोअर से हायर, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब होगी, एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर आएगा। जैसे मान लो अभी आपको एग्जांपल दिया, भाई यहाँ पे 50 रुपए, दूसरी क्लास का 200 रुपए, तो कितने का डिफरेंस बढ़ रहा है अपना, 150। तो आप कितने रुपए लोगे, 150 रुपए किसी बंदे से लोगे।
जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वही आपका एब्जॉर्ब या एमिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एब्जॉर्ब करेगा? एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर। अगर हायर से लोअर आ रहा है तो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, कितनी करेगा? जो डिफरेंस है उतनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, ये ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या बोला? बोर ने, बोर का पहला पॉइंट क्या था? पूरा का पूरा पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहेंगे? सेंटर पे रहेंगे, सेंटर को न्यूक्लियस बोल दिया। उसके अक्रॉस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जिनको ऑर्बिट, लेवल और एनर्जी सेल उन्होंने बोल दिया। एनर्जी लेवल, सेल और ऑर्बिट बोल दिया। और उन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये बोला। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में जाने का तो जा सकता है, बस क्या करना पड़ेगा? उसे एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करनी पड़ेगी। फिर हमने ये भी देखा कि किस केस में एब्जॉर्ब होगा, किस केस में एमिट होगा। तो एब्जॉर्ब कब होगा? जब लोअर से हायर। न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और न्यूक्लियस के पास में आओगे तो एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। अब आप खुद थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ये बताओ, आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करते हो तो क्या कर रहे होते हो? न्यूक्लियस से दूर ही तो ले जा रहे होते हो। किसी इलेक्ट्रॉन को आप आयनाइज कर रहे हो तो आप दूर ही तो ले जा रहे हो। और आयनाइजेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आपने इनफाइनाइट दूर ले गए, बाहर निकाल दिया। आयनाइजेशन में क्या होता है? अपन ने जो पढ़ा है ना, आयनाइजेशन में क्या होता था? जैसे मान लो अपने पास कोई ए एटम है, अपन इसको रिलेट कर रहे हैं। ए एटम है, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते थे, इसे आई बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रिवॉल्व कर रहा होगा। आपने इसे भर भर के एनर्जी दे दी और कहाँ कर दिया? एटम यहीं रह गया, इसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दी, आयनाइज हो गया। ये बताओ, यहां से यहां ले जाने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि उल्टा इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके बाहर निकला है? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि अभी वो एक पर्टिकुलर सेल पे है और उसको हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर ले जा रहे हैं। और दूर ले जाने के लिए सेल नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और सेल नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि एमिट करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यही तो हमने बोला है यहाँ पे, यही तो हम देख रहे हैं। अगर न्यूक्लियस के पास में रहेगा तो अट्रैक्टेड ज्यादा होगा, मुझे उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मैं एनर्जी दूंगा उतना दूर वो निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस से दूर रहेगा या दूर ले जाना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर दूर से पास में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो क्या कर रहा होगा? ये एनर्जी ईपी क्या करेगा बेटा? ये एब्जॉर्ब करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा? इन दोनों का डिफरेंस। मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डेल्टा ई है। डेल्टा ई के बराबर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये लोअर लेवल और ये क्या है? हायर लेवल। और उल्टा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा? यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक फोटोन निकाल लेगा ईपी का। और कितने का निकालेगा? डेल्टा ई के बराबर। ये डिफरेंस के बराबर है वो ले लेगा, निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी। हायर, हायर टू लोअर एमिट, लोअर टू हायर एब्जॉर्ब। समझ में आया? चलो, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन लोग बात करें, फोर्थ पॉइंट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन, या फिर उन्होंने क्या बोला? ये हटाओ,
इक्वल एन एच अपॉन वाई। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जानते हो? नहीं जानते? जानते हैं? लीनियर मोमेंटम जानते हो? सर मोमेंटम जानते हैं, ये लीनियर और एंगुलर क्या होता है? लीनियर जानते हो, सीधा। एंगुलर मतलब एंगल, आर्क। अगर आप सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आपसे जो मोमेंटम एसोसिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी, खत्म। एम इंटू वी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। एम क्या होता है? देखो, एम बंदा, उसका मास, कितनी स्पीड से आर्क में घूम रहा है वो। और जब ये आर्क बनाएगा तो आर्क की कुछ ना कुछ रेडियस रहेगी, कुछ ना कुछ रेडियस रहेगी कि नहीं रहेगी? अब ये जो आर्क है किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहेगा, वो आर। मान लो आप ऐसे घूम रहे हो तो भाई इसकी कुछ ना कुछ एक सेंटर रहा होगा, वो आर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एंगुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है या मूव करता है तो उससे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने क्या बोला, वो उन्होंने, अगर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितना मोमेंटम एसोसिएट रहेगा? एन एच अपॉन टू पाई। कितना रहेगा बेटा? एन एच अपॉन टू पाई। कितना रहेगा? एन एच अपॉन टू पाई। अब ध्यान रखना कितना है? एन एच अपॉन टू पाई। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास ऑर्बिटल मोमेंटम दिया हुआ है ऐसा, ऑर्बिट एन एच अपॉन टू पाई, अभी बताओ यहां पे एन क्या है? एन है सेल नंबर, सेल नंबर। एच क्या है? प्लांक कौन। टू क्या है? टू है। पाई क्या है? पाई है। पाई जानते हो ना, कांस्टेंट। पाई जानते हो ना? तो ये, और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ये होता है अपना एम भी आर। एम भी आर होता है मास स्पीड रेडियस, एम भी आर होता है। ये क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जानते हो ना, नॉर्मल जो न्यूटन न्यूटन वाली फिजिक्स होती है। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें ये एनएलएम वगैरह, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते, तो क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन के तीन लॉ मतलब क्लासिकल फिजिक्स। अब हो क्या रहा है, सुनो यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है। अब बोर्न ने बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। ध्यान देना, ये कौन सा ऑर्बिट है? nth। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑर्बिट नंबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ध्यान सुनना, ऑर्बिट नंबर कितना हो गया? n। अब ये nth ऑर्बिट है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? rn। रेडियस कितनी हो गई? rn। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? vn। तो यहां पे मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं। ऑर्बिट नंबर कितना हो गया सर? ऑर्बिट नंबर हो गया n। सर रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी हो गई बेटा? आर एन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितनी हो गई? जल्दी बोलो। n। हुई कि नहीं हुई? तो ये बताओ, इस केस में अब मैं आपसे बोल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होगा? जल्दी बोलो।
एम वी एन इंटू आर एन, यही होगा कि नहीं होगा? मास इलेक्ट्रॉन का एम हो गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, रेडियस हो गई, ये हुई कि नहीं हुई? तो बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला कि भाई किसी भी ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व करेगा तो कितना होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? उन्होंने बोला एन एच अपॉन 2 पाई, ये बोर के अकॉर्डिंग। और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एम वी एन आर एन। ये इक्वेशन बहुत काम में आती है, इक्वेशन नंबर 1। कोई भी इलेक्ट्रॉन दो टाइप से, एक अगर आप नॉर्मल फिजिक्स से निकालोगे तो एम बी आर बनेगा, और बोर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। मान लो आपसे बोले कि फिफ्थ सेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ सेल? 5 डाल दो एन की जगह, सिंपल है ये तो। ऐसा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ सेल कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 5h अपॉन, या फिर ये करो, अगर ये नहीं करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, फिफ्थ सेल में कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो ले लो, कितना डिस्टेंस है फिफ्थ सेल का वो ले लो। इसमें दो दो वेरिएबल हैं, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। आपको 2 भी पता, आपको 5 भी पता है, 5 होता है, एच ही पता है, एच 6.63 10⁻³ होता है, 2 सबको पता है 2 होता है, पाई बचपन से सुनते आ रहे हैं। पाई क्या होता है? पाई 22/7, 3 पॉइंट कितना होता है? 14। जो कुछ डालना है देखो जल्दी। पहली इक्वेशन अपने पास आ गई है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। फिजिक्स में जाके पढ़ोगे, पढ़ लिया? नहीं आया? एक चीज नहीं पता चल गई, एम वी आर, एम वी आर। याद रखना है, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल समझ रहे हो ना? क्लाउड जो बताया था आपको, एस, डम्बल, डबल डम्बल, स्पेरिकल, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ। ऑर्बिटल क्या? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? √L × L+1, एच अपॉन पाई। ये होता है कि नहीं होता? देखो जल्दी। क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? फॉर्मूला क्या होता है? एम बी आर। और बोर के अकॉर्डिंग क्या था? ये बोर वाला मालूम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, खुद के लिए नहीं लगाए लगना सर मैं कितने सेल नंबर पे हूँ, रेडियस कितनी है। ये सिर्फ किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये आप किसी में भी लगा सकते हो, ये अपने खुद में लगा लो। आपका मास कितना है, कितनी स्पीड से जा रहे हो, मान लो आप इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हो तो आपसे कुछ ना कुछ मोमेंटम एसोसिएट रहेगा, वो कितना रहेगा? एम वी आर। और ये किसके लिए? ओनली इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए। हर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मार्केट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगा दो एन एच अपॉन 2 पाई। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस के अक्रॉस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है, एन एच अपॉन 2 पाई। अब उनसे पूछा कहाँ से आया, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? ये दिखा दिया।
नेम प्लेट दिखा दी, नेम प्लेट लगी होती है ना घर के बाहर, किसका घर है तो बोले बाहर देख के आओ क्या लिखा हुआ है। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है वो क्या दिखा देते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो गया। पहले क्या बोला है, मेरा मॉडल पढ़ना है तो ये मान के चलना है कि ऐसा होता है, वो मेरी मर्जी, एक्सप्लेन करूं नहीं करूं, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। उस समय उन्होंने क्या बोला था, जब भी अपना मॉडल मॉडल दिया था उन्होंने बोला था कि हाँ ये आप ये मान के चलो कि ये ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुक्केबाजी की थी, बहुत सारे पॉइंट है जो बाद में सही निकले हैं, बाद में आए हैं। लेकिन सर ये मॉडल हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडल हम ये पढ़ते हैं, लेकिन इससे लेटेस्ट हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो क्या है कि देखो अभी जो चीज़ मैं दूंगा, जो चीज़ मैं अपन इस समय अगर मैं कोई भी चीज़ें डिफाइन करूंगा तो मे बी आगे चल के और साइंस डेवलप कर जाए तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे चल के उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, क्या होंगी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तभी तो नया नया अपडेट आते हैं, नए अपडेट आते हैं, अपडेट काम नहीं करते तो फिर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज होता है। ऐसी थ्योरी में भी क्या होता है, किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट है, अच्छे पॉइंट कब तक चलेंगे, जब तक साइंस उसको साइंस के अकॉर्डिंग काम, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा होगा। उसमें हम थोड़े बहुत चेंज करेंगे, चेंज होने के बाद अगर अपना काम नहीं चल रहा तो फिर क्या करेंगे, अपन थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे या थ्योरी की लिमिटेशन डाल के कुछ ऐसी नई चीज, नई थ्योरी ईजाद करेंगे जिसमें जो करंट सिचुएशन की चीजें हैं वो एक्सप्लेन होने लगे। तो अभी ये क्या था, बोर के अकॉर्डिंग क्या था, बोर ने सर्कुलर पाथ बोल दिया, ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ सही था। लास्ट में उन्होंने क्या बोला, लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस के अक्रॉस अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये सब रहेगा। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या बोला, फिफ्थ पॉइंट मजेदार पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, लास्ट में कंडीशन अप्लाई कर देते ना, बोलते ना 80% डिस्काउंट, और यहाँ लगा देते हैं कंडीशन। जब अंदर जाते हैं तभी मालूम चलता है, बस ऐसी चीज़ 80% में मिल रही है जो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला, सब कुछ अच्छा धुआंधार चल रहा था, लास्ट में उन्होंने क्या चिपका दिया, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। एप्लीकेबल ओनली, ओनली फॉर एच लाइक, एच लाइक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी पे एप्लीकेबल होगा, जैसे हाइड्रोजन। क्या हीलियम में लगा सकते हैं, नहीं, अब लगा सकते हैं, देखो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या लिथियम में लगा सकते हैं, हाँ सर लगा सकते हो, कब, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2 निकाल लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। क्या हम बेरिलियम में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कब, +3 बना दो। कार्बन में, क्या H+ में लगा सकते हो, कुछ है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्या इसमें लग पाएगा, नहीं लगेगा। क्या He में लगेगा, नहीं लगेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज 4 एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसमें एप्लीकेबल है, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसमें एप्लीकेबल है। अब सुनो सुनो, H, हाँ अब एक एक और, H2+ में लगा पाओगे, अब फंस गए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, 2, एक निकल चुका है, कितना, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसमें लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अब सुनो, अब क्या है, कॉमन सेंस, कॉमन, अभी बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मॉडल, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, आओ यार, लग पाएगा क्या इसमें, समझ में, 4 एटॉमिक मॉडल, तो भाई एटम तो होना चाहिए तब तो मॉडल एप्लीकेबल होगा।
क्या ये एटम है? नहीं है। बोले कॉमन सेंस कॉमन नहीं रहता जब वन क्वेश्चन कर रहे होते। अब बोलोगे सर आपने तो लास्ट पॉइंट में लिखाया था एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। क्या ये एटम है? नहीं है। क्या इसमें एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। बड़ा वाला क्रॉस। समझ में आया? एटम होना चाहिए और सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ में आया? चलो चलो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ाता हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ ध्यान दो। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये बताओ दो चार्ज होते हैं, मान लो एक अपने पास Q1 है एक Q2 है। ध्यान सुनना, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? R। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 कितना है, Q2 कितना है, और K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है FE। E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है। दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स क्या लगता है? Q1 Q2। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, ये हो गया। अब मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये एक काम करो, अपने पास ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब ये बताओ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? अरे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड नंबर ऑफ। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? ई की बराबर। जेड इंटू ई इस पे चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? तो जेड इंटू, आपसे बोला जाए ये बताओ हीलियम में कितने प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो 2 प्रोटॉन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ई को मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। तो अगर मान लो, चलो इसको हटाओ पहले, आसान तरीके से करते हैं। मान लो आप तो मुझे बताओ कि मान लो इसका चार्ज Q1 है और एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसका Q2 है। इनमें फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा? ई क्या बनेगा? K Q1 माइनस Q2 बाय R। क्या बोलूंगा? -K Q1 Q2 बाय R। ये तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे ये बताओ? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है बेटा? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन। और अगर ये प्लस होता तो क्या आता? रिपल्सन। अट्रैक्शन। ये जब भी फोर्स में ये जो साइन आते हैं, अच्छी बताओ, जैसे मैं ये पेन बोल रहा हूं और पेन को धक्का दे रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। धक्का नहीं दूंगा तो कितना लगेगा? 0। 0 फोर्स लगेगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव फोर्स का मतलब हो गया, फील करो, नेगेटिव का मतलब क्या हो? अरे भाई अगर मैं कुछ लगाऊंगा तो प्लस, नहीं लगाऊंगा तो 0। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अब नेगेटिव मालूम क्या हुआ? अब यहां से दिक्कत हो जाती है, सर अगर दोगे तो प्लस होगा, नहीं दोगे तो 0। नेगेटिव मतलब क्या? उल्टा ले रहे होगे। यहां पे फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अपन ने क्या किया? अपन ने बोला कि अगर अपन इस साइड धक्का दे रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में क्या बोल दिया? पॉजिटिव। अगर मैं इस साइड धक्का दूंगा तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और अगर इस साइड दूंगा तो नेगेटिव। अगर
अपन ने ये डिफाइन कर लिया कि ये वाली डायरेक्शन प्लस है, ये वाली माइनस है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस, और उल्टा लगाऊंगा तो माइनस। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया, सिंपल ऐसा है कि मान लो आप ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि मान लो यहाँ पे अगर कोई प्लस चार्ज होता तो बताओ ये वाला चार्ज जो था वो क्या करता, इस पे इस साइड धक्का देता नहीं देता। अब आप ऐसा समझो कि मान लो यहाँ पे अगर ये चार्ज रखा हुआ है और ये प्लस चार्ज होता तो इसको रिपल्सन देता है, रिपल्सन देता तो ये दूर भागता कि नहीं भागता, मतलब इस वाले इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगता, इस डायरेक्शन में लगता कि नहीं लगता, और कितना लगता, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मान लो अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा इस साइड लगेगा कहीं लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी बताओ इन दोनों में डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन। मतलब अगर आप सेम चार्ज को रखोगे तो सेम वाला चार्ज इस साइड फोर्स फील करेगा और अपोजिट चार्ज वाला कहां करेगा, इस साइड करेगा। जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो भी पॉजिटिव आता है उसका नेगेटिव है ये। मतलब हम तो सिंपल ये ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव साइन जब भी फोर्स में नेगेटिव साइन आएगा मतलब वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि एक Q प्लस है दूसरा Q माइनस है, और अपोजिट चार्ज में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो ये मुझे मालूम चल गया कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अट्रैक्शन। अब ध्यान देना, मेरे पास ये चीजें हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स मेरे पास आ गया, अट्रैक्शन फोर्स मेरे पास ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास एटम है, ये एटम हो गया, और ये क्या हो गया, सेल नंबर, ये सेल हो गया। कौन सा सेल है, nth सेल। इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने टाइप के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, या कितने टाइप के फोर्स इस पे लग रहे होंगे। अब देखो, एक तो इस पे चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस, और इस पे क्या है, प्लस। इस पे कितना कितना प्लस चार्ज है, Z इंटू ई, इतना इस पे प्लस चार्ज, ये इसका चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम न्यूक्लियस का चार्ज लिखें, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज बैठेगा, अगर हम न्यूक्लियस पे चार्ज लिखें तो कितना बैठेगा, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का चार्ज इतना है, तो ये क्या हो गया बेटा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। कोई आपसे बोले बताओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो कितने, 6 इंटू कितना होता है, 8 इंटू 16 होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप क्या करोगे, 8 इंटू पी करोगे कि नहीं करोगे, और एक पी पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 8p। तो Z इंटू पी क्या हो गया, इस पे चार्ज हो गया। अभी बताओ इनमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं यहां पे इस पे बोलूं कि अगर इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, पहला कौन सा आएगा, Fe। Fe कौन सा बनेगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आएगा K Z इंटू ई, और माइनस ई, इस पे माइनस है कि नहीं है, बाय आर एन। डिस्टेंस कितना मान लो इसका, nth ऑर्बिट में, तो आर एन आ जाएगा, आर एन का होल स्क्वायर। अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखेगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। के Q1 कितना है, Z इंटू ई, और Q2 कितना है बेटा, माइनस ई। अगर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। ये प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम होता है कि नहीं होता है। तो इस चार्ज को, जब भी ये चार्ज आएगा तो केमिस्ट्री में तो हम इसको ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसको क्या लिख देते हैं, माइनस ई। तो क्या लिख देते हैं, माइनस ई, माइनस ई। ये क्या हो गया, Z इंटू ई, ये माइनस ई, तो ये बन गया कि नहीं बन गया। मतलब इस साइड अगर आपसे बोला जाए तो इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, इस साइड फोर्स लगेगा कौन सा, Fe। कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बाहर की साइड भी एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
आपने देखा होगा कि जब आप आर्क में मूव करते हो तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है। आप जब बाइक वगैरह लेके जाते हो, बाइक चलाते हो, तो क्या होता है, जब आप गोलंबर पे मुड़ रहे होते हो तो क्या होता है, फिसल जाते हैं, ज़्यादा स्पीड में एक्शन बाजी करते हैं, सर चले जाते हैं, चेहरा मेहरा सब बराबर हो जाता है कि नहीं होता है? ऐसा देखो, ऐसे अपन जब तक रोड पे जा रहे हैं कोई टेंशन नहीं, जैसे ही देखा कि यार ये यहाँ पे गोलंबर है, मुड़ना है, अपन क्या करते हैं, स्पीड स्लो कर लेते हैं। स्पीड तेज होती तो क्या होता है, फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, नहीं सब मुड़ती नहीं है, सीधे चले जाते हैं। देखा नहीं आजकल वो कार वगैरह जब स्पीड में आती है, ओवरटेक करते हैं, तो पता चले दीवार में घुस गई वो क्या होता है कि इतना मोमेंटम रहता है कि मोड़ने की कोशिश करते, मुड़ती नहीं है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है। अब होता क्या है, देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, आर एन की रेडियस से रिवॉल्व कर रहा है और उसके पास स्पीड भी एन है, तो उसमें क्या होता है, एक बाहर के साइड फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, एफ सी, और वो क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाय आर। आप फील कर सकते हो। अब आप खुद बताओ बेटा, आप जितनी ज्यादा स्पीड में मूव करते हो तो ज्यादा बाहर की साइड फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? अगर आप बड़ा कर्व ले लोगे तो फोर्स कम हो जाता है, छोटा कर्व लेते हो तो फोर्स ज्यादा लगता है। अगर आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो और अगर आराम से मुड़ोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, और वही अगर आप ऐसे बहुत तेज ज्यादा रेडियस वाला सर्कल लोगे, फोर्स कम हो जाएगा। ज्यादा स्पीड से मूव करोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, कम स्पीड से मूव करोगे फोर्स कम लगेगा। मतलब स्पीड कहाँ आनी चाहिए, ऊपर। स्पीड बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहा है, मतलब ऊपर आएगा, और रेडियस कम करने पे फोर्स बढ़ रहा है, मतलब आर कहाँ आएगा, नीचे। तो ये जो फोर्स होता है ये कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो किसके बराबर होता है, एम भी स्क्वायर बाय आर। ये क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये बोर्ड ने नहीं दिया, ये न्यूटन लॉ में है सब। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे ही दन दनादन घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो उसके साइड, उस पर भी एक बाहर के साइड फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बाहर के साइड भी फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो एक बाहर के साइड कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एम भी स्क्वायर बाय आर। मतलब इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्स फील करेगा, पहला कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो टाइप के, और ये फोर्स क्या होगा, अरे हट जा, ये क्या होगा, ये होगा अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपॉन आर एन। दो टाइप के फोर्स, बाहर के साइड ये वाला, अंदर के साइड ये वाला। समझ में आया, कितने टाइप के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक अंदर के साइड अट्रैक्शन की वजह से, और एक बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, क्योंकि सर्कुलर आर्क में रिवॉल्व करेगा तो एक बाहर के साइड फोर्स मूव करेगा। ये आया, देखो जल्दी, कितने टाइप के फोर्स, दो टाइप के, दोनों का वो पता है। अच्छे अच्छे बताओ, ये और ये, अभी बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो ये पेन है, पेन को मैं यहां से भी खींच रहा हूं, पेन को यहां से भी खींच रहा हूं, वो पेन कहीं जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहे हैं। पेन को यहां से भी खींच रहा हूं, पेन को वहां से भी खींच रहा हूं। अब आप सोचो, अब बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने बुलाया मैक्सवेल को, बेटा इधर आओ। क्या बोले, बेटा इधर आओ। बहुत उछल कूद कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि अगर कोई अपोजिट चार्ज रिवॉल्व करेगा तो क्या हो जाना चाहिए, मर्ज कर जाना चाहिए। बोले बेटा इधर आओ, देखो ये मर्ज क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है, उसको बाहर खींच ले रहा है। ये दोनों फोर्स मतलब क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दन दनादन घूमे जा रहा है। उन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल के इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या बोला कि भाई मैक्सवेल तुमने सही बोला है कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव के अक्रॉस रिवॉल्व करेगा तो कुछ टाइम बाद क्या कर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, आपने थोड़ी बोनी पड़ी क्या, क्लासिकल फिजिक्स। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर एक बाहर के साइड फोर्स लगता है, और जब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है और मर्ज नहीं कर रहा है, तो भाई सिंपल बच्चे को पता है कि अगर कोई अंदर के साइड फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर के साइड लगा दो तो वो कहीं नहीं जाएगा।
दंदनादन घूमता रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड उसमें रिवॉल्व कर रहा है, ना कोलैप कर रहा है ना बाहर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो ये उन्होंने एक्सप्रेशन दिया मैक्सवेल की थ्योरी का। ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहां से सिंपल ये बोल सकते हैं कि के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एम भी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन। ये अपन बोल सकते हैं। ये कंक्लूजन आया। सर साइन क्यों नहीं ले रहा हूं? साइन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन लगेगा। फिर अभी आप चिल्लाने लगे सर मान लो अगर ये 10 न्यूटन है और ये -10, -10 10 के बराबर कैसे हो गए? कौन सी मैथमेटिक्स है? इसलिए अपन इसका क्या कर रहे हैं? साइन ड्रॉप कर रहे हैं। साइन क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि मैं दो चीजों को बराबर कर रहा हूं। साइन सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। अट्रैक्शन मतलब क्या है? एक चार्ज ऐसा है अगर उस पर अगर आप नेगेटिव लोगे तो इस साइड फोर्स लगेगा, अगर पॉजिटिव ले लिया तो उससे दूर। तो सिर्फ साइन क्या बताता है? अट्रैक्शन को बता रहा है और कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं? दोनों फोर्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे पास ये कौन सा है? ये है अपने पास एफ सी। एफ सी का मॉड ले लो, एफ ई मॉड ले लो, और ये कौन सा है? एफ सी। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी स्क्वायर बाय आर। और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? एम भी आर। मर्ज नहीं कर देना इसका वहां बस का वहां। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाय आर। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जल्दी बोलो। एम भी आर। मास स्पीड रेडियस। मास स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस आर एन। ये लिख लो जो भी है। दो चीजें हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सीखे हैं एम बी आर, और एक हम लोग क्या सीखे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर। तो दोनों मुझे पता है। बोर ने क्या बोला? बोर ने ये बोला कि भाई पहला पॉइंट क्या था बोर का? बोर का पहला पॉइंट था न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं कि ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है ना एनर्जी गेन कर रहा है, फिक्स एनर्जी है। और अगर हम लोग बात करें उनको, हम लोगों ने क्या बोले थे? एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या सेल। इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो स्टेबल होगा, स्टेबल लेवल ही बोलते हैं। एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना है, उसका मन हो रहा है कि मैं भाई घूम के आऊं, तो फिर क्या बोला गया? अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर टू लोअर एनर्जी एमिट, कितनी? एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर। फिर क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उससे कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होता है। तो बोर ने क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो कितना एंगुलर मोमेंटम लेके चलेगा? एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोला था। और लास्ट में कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? दिस क्या लगा दी? ये मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल